देश की बड़ी पिक्चर पर इनसे हम बात करें उससे पहले इनकी जर्नी पर एक ट्रेलर। बीजेपी के धाकड़ नेता, 4 बार लोकसभा सांसद, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, क्रिकेट के धुआंधार खिलाड़ी और मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद कैबिनेट मंत्रियों में से एक अनुराग ठाकुर, जो इस वक्त खेल एवं युवा मामलों के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। 2008 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अनुराग ठाकुर 2010 में बीजेपी की यूथ विंग के अध्यक्ष बने और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2016 में बतौर लेफ्टिनेंट टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने वाले अनुराग ठाकुर देश के पहले सांसद थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की कामयाबी बतौर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हिस्से भी आई, जहां भारतीय दल ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। देश के यूथ आइकॉन कहे जाने वाले अनुराग ठाकुर भारत को विश्व गुरु बनाने के मिशन में जुटे हैं। Alright, so a fitness enthusiast, a social reformer, and I should say a sports enthusiast too, and voice of billion. So we have Mr. Anurag Thakur with us, and the moderator for the session is Senior Executive Editor Dinesh Gautam. Welcome. देश के ऐसे मंत्री जिन पर देश को नाज है, देश के उन मंत्रियों में से एक जिनसे ये देश अनुराग करता है। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस कॉन्क्लेव में, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इंडिया इज थिंकिंग टुडे, और उससे ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनने से कितना दूर या पास है अभी भारत। और क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो खास तौर से उस महत्वपूर्ण पहलू के साथ डील करता है जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, और हमारी ये थीम भी है कि सॉफ्ट पावर से कैसे इंडिया लेवरेज कर सकता है। अब क्योंकि जोसेफ नेक बहुत महान विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट स्कूल टू लर्न सॉफ्ट पावर इज डेमोक्रेसी, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इट इज नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री और द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ विच मेक्स image of a nation, but it is also about the soft power like sports, like cinema, which captures the attention of the world towards India. अगर ऐसा है तो ये सॉफ्ट पावर, अनुराग जी सबसे पहले ये समझाइए कितना महत्वपूर्ण है ये सॉफ्ट पावर। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत सारे चैनल्स के कॉन्क्लेव्स में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट सेटअप आज पहली बार देखने को मिला है। दूसरा, भारत के प्रति दुनिया का नज़रिया जो बदला है वो एक बड़ा कारण है। अगर आप 2014 में वापस जाएंगे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार गए और उन्होंने भारत की ओर से योग को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रखने की बात कही, पूरी दुनिया ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, रेजोल्यूशन पास किया, और आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाती है। आपदा का समय आया, जहां दुनिया भर में संकट था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल भारतवासियों के लिए दुनिया की चिंता करने का भी प्रयास किया, चाहे वो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि दवाइयाँ देने का काम भी किया, तो वहीं पर काढ़ा और बाकी सब, ये हमारी जो पहचान शायद हम भूल गए थे पश्चिम संस्कृति की ओर देखते देखते, उसका भी लाभ मिला। तो वहीं पर हमारे वैज्ञानिकों के लाभ के कारण हम अपनी एक नहीं दो वैक्सीन भी बना पाए, और आज दुनिया में शायद इकलौता देश भारत ऐसा होगा जिसने 195 करोड़ वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये असंभव एक तरह से बात थी, और इतने कम समय में किया। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों या आम नागरिक हों, ये आप सबके कारण हुआ है।
और सॉफ्ट पावर की जब आप बात करते हैं तो मैं अभी कुछ लगभग 2 महीने पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल वो होता है। दुनिया के किसी देश को पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर जब मिला तो इस बार भारत को वो मिला था। ये भारत की पहचान। हम सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश हो सकते हैं। आजादी के 75 वर्ष हम इस साल मना रहे हैं और कान फिल्म फेस्टिवल भी अपना 75वां वर्ष मना रहा था, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय ये था। इसी तरह से ही खेलों के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट पावर की जब बात होती है तो सिनेमा कट अक्रॉस द बाउंड्रीज। इट डजंट लिमिट इटसेल्फ टू विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री और अ बॉर्डर। सो कहीं ना कहीं वो हमारी पहचान। आज आप दुनिया भर में कहीं ट्रेवल करेंगे, आज की फिल्म की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा नाम जोकर को बने शायद 5 दशक हो गए होंगे, आज भी लोग दुनिया के देशों में राज कपूर जी की बात करते होंगे, अमिताभ बच्चन जी की बात करते होंगे। तो आप कल्पना कीजिए जो आज न्यूज़ जितना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सकती, उससे बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जनरल एंटरटेनमेंट और सिनेमा के माध्यम से होता है। तो आप अपनी संस्कृति को, अपने देश के बहुत सारे ऐसे विषयों को दुनिया तक पहुंचाने का काम भी सिनेमा के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा खेल है, आपदा के समय बहुत बड़ा संकट था कि हम अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे करवाएं। हमने वो भी करवाई, वैक्सीनेशन भी कराई, दुनिया भर में ट्रेनिंग करवाई और आज तक के सबसे ज्यादा मेडल भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीतने का लक्ष्य भी हासिल किया। और जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तो जब 121 वर्ष में पहली बार किसी खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया तो नीरज चोपड़ा ने तिरंगा झंडा जब जापान की भूमि पर, मुझे लगता है कम लोगों को खुशी नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर हुई होगी। 121 वर्ष जीतने में लग गए। कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो खेलों के प्रति भावना है कि पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा, हर माँ बाप सोचता है, तो उस सोच को बदलने की देश में बहुत जरूरत है। हम में से कोई 130 करोड़ भारतीयों में से एक भी अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाता है तो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। तब जाकर देश में से और निकलेंगे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले। और उसके लिए हमने, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा समय ले गया, उसके लिए जरूरी है कि हमें पॉलिसीज भी वैसी बनाएं और उस दिशा में मोदी जी ने और इनकी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। लगभग 866 करोड़ रुपए का बजट था खेलों का 2014 में, जो बढ़कर 2000 करोड़ रुपए इस साल मोदी जी ने कर दिया है। इसी तरह से युवाओं के ऊपर लगभग 345 करोड़ रुपए यूथ अफेयर्स में खर्च होता था, जिसको बढ़ाकर 800 करोड़ रुपया कर दिया। तो अपने आप में बड़ा बदलाव आया है। खिलाड़ियों को पहले दर दर भटकना पड़ता था। मैं अपने समय की बात बताता हूं। मैं पंजाब की टीम का, उत्तर भारत की टीम का कप्तान था। क्रिकेट जैसे खेल का जो बड़ा रिच कहा जाता है कि बहुत पैसा है उसमें, बगैर बुकिंग के ट्रेन के जनरल क्लास में एक तरफ किट बैग, एक तरफ अपना बोरिया बिस्तरा उठा के ट्रेवल करते थे। और इंडिया अंडर 19 खेलने और रणजी ट्रॉफी खेलने तक उससे पहले भी हालत नीचे खराब होती थी। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला। आज मैं कह सकता हूं मोदी जी की सरकार में जो खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आए हैं, उनका देश में विदेश में ट्रेनिंग का खर्चा भी भारत सरकार उठाती है, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग सब खर्चा, और साथ में 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी खिलाड़ियों को दिया जाता है ताकि उनके ऊपर कोई बोझ ना आए। 3000 खिलाड़ी, हम देश भर में से 3000 खिलाड़ी ऐसे चुने हैं जिनकी ट्रेनिंग तो होती है हमारे, उनको 10,000 रुपया पॉकेट अलाउंस भी हर महीने, यानी कि 1,20,000 रुपया साल का, वो भी देते हैं। इसी तरह से बाकी अलग अलग स्तरों पर खेलो इंडिया गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, यूथ गेम्स हो, इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि सॉफ्ट पावर जो खेलों की, सिनेमा की या बाकी हमारी जो कल्चर की है, उसको हम दुनिया भर में पहुंचा सकें। मैं हेमंत जी से कुछ दिन पहले मेरा सौभाग्य हुआ बनारस में मिलने का, और 3 दिन पहले मैं बनारस गया और आज से 3 साल पहले जब मैं बनारस गया तो उसमें बहुत अंतर है। 43 डिग्री के टेम्परेचर में गंगा आरती को देखने के लिए शायद ही गंगा मैया के वहां पर एक बोट पर भी एक पैर रखने की जगह हो, और ऊपर भी हजारों लोग खड़े थे। 1 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में वहां पर आ जाते हैं
जो शायद आज से पहले 10,000 होते होंगे, तो 10 गुना ज्यादा एकदम ट्रैफिक बढ़ना। ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, ये टूरिज्म को, भारतीय संस्कृति को बचाने का, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, जिससे रोजगार मिला, स्वरोजगार मिला और हमारी संस्कृति और धरोहर को बचाकर दुनिया भर में पहुंचाने का काम भी इसी सरकार में करने का काम किया है। आपने कहा कि क्या स्वर्ण उतना प्यारा नहीं है, क्या ओलंपिक में लोगों को इधर तालियां कम सुनाई दे रही हैं? अब मैं उसकी वजह बताता हूं अनुराग जी, और बहुत महत्वपूर्ण है। एस्पिरेशंस बढ़ गई। जो सोना पहले कभी लगता था कि आएगा क्या, अब लोगों को लगता है सोना तो हमारा है। ये आप लोगों का किया हुआ काम जरूर है, लेकिन ये बढ़ी हुई एस्पिरेशंस, टारगेट द पोडियम टॉप के बाद आप क्या टारगेट करेंगे आप? क्योंकि ये बढ़ी हुई एस्पिरेशंस तो अब बहुत कुछ मांगेंगी। नए भारत की अपेक्षाएं भी ज्यादा होनी चाहिए, और एस्पिरेशंस की जब हम बात करते हैं, वी शुड एम हाई। व्हाई शुड वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स when we are the world's largest young population? We have the world's largest young population. We should look at big achievements. Look at India's startups. Who thought about the startups about 7 years back? आज मैं कह सकता हूं, और मैं इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कि 2019 में जब मैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बना, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्मला जी और मुझे बुलाकर, क्योंकि वित्त मंत्री थी, हम दोनों को बुलाकर कहा कि मुझे देश के युवाओं के लिए ये करना है कि उनको स्टार्टअप्स में कोई दिक्कत ना आए। रजिस्ट्रेशन से लेके इनकम टैक्स के विषयों से लेके इंडस्ट्रियल क्लियरेंस तक सब चिंता कीजिए। ये युवा देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और आप देखिए, उसके 1 साल के बाद आपदा आई। हालांकि मोदी जी ने 2014-15 के बाद ये स्टार्टअप्स का काम को तेजी देने का काम शुरू किया था। आपदा के समय दुनिया का कोई एक देश, जहां आपदा के 2 वर्षों में 50 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करती है, केवल भारत कर पाया। यह भारत के युवाओं ने करके दिखाया है। और पिछले कुछ वर्षों में 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किए हैं। तो हम छोटा क्यों सोचें? खेलों में हमने 7 मेडल जीते होंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। हमें लक्ष्य हासिल ये लेकर चलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है। एक एथलीट को बनाने के लिए भी आपको 7 से 8 साल का समय चाहिए। तो हम बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं। तो हमें 2032 और 2036 में ये लक्ष्य रखना चाहिए कि दुनिया के पहले 10 देशों में भारत का ओलंपिक्स में नाम आए। इसके लिए पूरा प्रयास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशंस, कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी and NGOs should come forward and work as a team India, ताकि हम अपने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी दें, ज़्यादा कंपटीशंस दें, और हमारे मेडल्स कम नहीं, हर बार कम से कम दुगने होते जाएं, और 10-12 सालों के बाद हम लोग दुनिया के पहले 10 देशों में ओलंपिक्स में आकर खड़े हो जाएं। चर्चा की शुरुआत मैंने की सॉफ्ट पावर के साथ। अभी कुछ हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस की तरफ भी थोड़ा सा आपको लेकर इसलिए चलता हूं, क्योंकि देश इस समय उन सवालों के जवाब जानना चाहता है। आज देश के रक्षा मंत्री यहां आए और आज के सत्र की शुरुआत उन्होंने की, और बहुत सारी बातें ऐसी जो खास तौर से अग्निपथ और अग्निवीरों को लेकर भ्रम की तरह लोगों के बीच में थी, उनको साफ कर देने का और ये बताने का कि सरकार की मंशा क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, और अगर कहीं कोई एप्रीहेंशंस हैं तो वो क्यों नहीं होने चाहिए, ये कोशिश की गई। ये भी हम देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर भी कहीं जो दिमाग में लोगों के था, उसको लेकर भी स्थितियां स्पष्ट करने की कोशिश की गई हैं। आपको लगता है कि अब कोई वजह नहीं रह गई है, या आपको लगता है कि इसके बावजूद देश कई जगहों पर अशांत रह सकता है? मुझे लगता है कि पहला तो मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हिंसा का रास्ता आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान भी नहीं है, और आपको बातचीत के जरिए, जहां पर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ और ज्यादा सरकार की ओर से विषय रखने में कहीं अगर कोई कमी भी रह गई होगी तो हम उसको और बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन अग्निपथ योजना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो देश को भविष्य में और सुरक्षित करने के लिए, देश के युवाओं को और अवसर देने की दिशा में है, देश को एक यंग आर्म्ड फोर्स बनाने की दिशा में है। और मैं कहना चाहता हूं कि 17.5 साल का युवा जब फौज में भर्ती होगा एक अग्निवीर के रूप में,
21 साल या 22 साल की उम्र में जब वो सेना में 4 साल पूरे करता है, तब तक उसके खाते में कम से कम 25 लाख रुपया उसकी सैलरी और उसके अलावा जो 11 लाख रुपए उसके पूरा होने पर आएगा, तो कम से कम 25 लाख रुपए उसके खाते में होगा। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं की है तो उसको बाकी प्रावधान जो किए गए ग्रेजुएशन की ओर आगे बढ़ पाएगा। स्किल्स उसको जो अलग अलग फौज में मिलेंगे, उसके कारण वो एक नई जीवन शुरू कर सकता है 22 वर्षों के बाद, 22 साल की उम्र के बाद। और इन 25% भी उसमें से अगर अगले 15 साल तक सेना में अपना योगदान दे सकते हैं, जो बाकी 75% बचते हैं, देश के कॉरपोरेट जगत ने कहा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर मेरिट बेसिस पर उनको लेने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ा कदम कॉरपोरेट जगत ने उठाया है। देश के सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने उनको हायर करने के लिए अपनी ओर से प्राथमिकता देने की बात कही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कहा है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, उनमें भी उनको प्राथमिकता के साथ रखने के लिए जो रिजर्वेशन की बात कही है, एज लिमिट में भी जो उसमें रिलैक्सेशन दी है, ये अपने आप कदम उस दिशा में है जहां पर एक नहीं अनेक अवसर अग्निवीरों को मिलने वाले हैं। मैं भी अपने डिपार्टमेंट में सोच रहा हूं और हम लोग इसको चर्चा भी कर रहे हैं कि जब ये इतने फिट होंगे जो देश की सेना में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग खेलों से जुड़े होंगे, तो क्या हम उनको फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या खेलों में ट्रेनिंग देने के लिए उनको भी कोई 5-6 महीने का ऐसा कोर्स करवाएं और देश भर में जो 15 लाख नौकरियां फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की स्कूलों में और कॉलेजेस में खाली पड़ी होंगी, क्या हम उनको भरने के लिए अग्निवीरों का इस्तेमाल कर पाएंगे? तो एक बहुत बड़ी सेवा ये फिट इंडिया और खेलो इंडिया की ओर हो पाएगी। और मैं आपको कहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ इसके ऊपर सोच रहे हैं कि इसका करिकुलम क्या हो, अग्निवीर आए बगैर समय गवाए, अगर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं तो एक बहुत बड़ा अवसर होगा इन फिट युवाओं के माध्यम से। क्योंकि देखिए, जो फौज में जाता है वो एक राष्ट्रभक्ति की सोच के साथ जाता है, वो अनुशासन में जीने के लिए पहले से तैयार रहता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। मेरे परदादा फौजी थे, मेरे दादा फौजी थे, मैं स्वयं फौज में टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के नाते पिछले 4 साल से, पहले लेफ्टिनेंट ऑफ कैप्टन के नाते सेवाएं दे रहा हूं। मुझे पता है कि फौज में अनुशासन कितना महत्व रखता है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से, हर तीसरे घर से फौजी है जी। हिमाचल प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि पहला परमवीर चक्र विजेता अगर देश के कोई हुए तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल से हुए। कारगिल में सबसे ज्यादा शहादत दी तो 53 लोगों ने शहीद हमारे हिमाचल के नौजवान हुए। 4 परमवीर चक्र में से 2 मिले तो हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार को मिला है। वहां पर भी जब मैंने युवाओं से बात की तो उनके 2-3 विषय थे। एक था एज में रिलैक्सेशन देने का, 2 साल से भर्ती नहीं हुई, वो कर दिया गया, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया। दूसरा था जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, फिजिकल को क्लियर कर ले, उनका रिटन टेस्ट किया जाए। हमने उनको विश्वास दिलाया कि रक्षा मंत्री जी से और बाकी सरकार में बात करके इस पर भी निर्णय किया जाएगा। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे बात की तो संतुष्ट थे कि हमारी बात पहली सुनी गई, दूसरी भी सुनने के लिए तैयार है। तो बात हिंसा से नहीं, बातचीत करने से इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और हमने युवाओं के हितों के लिए योजना लेकर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस समस्या का हल जल्दी होगा और देश के युवा एक बार फिर देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए जल्द से तैयार होंगे और उनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। सर, विपक्ष का नजरिया ये है कि किसानों के बिल के समय किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया और नौजवानों के संदर्भ में कोई योजना लाते हुए नौजवानों को भरोसे में नहीं लिया गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अब जो कुछ हो रहा है वो कोर्स करेक्शन तब हो रहा है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, बीच में कोर्स करेक्शन हो रहे हैं। इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, कोई भी बड़ी योजना आती है तो उसको इंप्लीमेंट करते करते बहुत सारे विषय सामने आते हैं और उसमें सरकार अगर ये रवैया रख के चलती है कि हम खुले मन से सोचने के लिए तैयार हैं, कुछ बदलाव करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, वो भी करने के लिए तैयार हैं और युवाओं के और देश के हित में करने के लिए तैयार हैं, तो बातचीत एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन ट्रेन फूंक कर, बसों को आग लगाकर, पथराव करके, देश की संपत्ति को बर्बाद करके, अगर कोई अस्पताल जा रहा होगा इलाज कराने के लिए, कोई दूसरे राज्य से दिल्ली आ रहा होगा, कोई किसी और काम से आ रहा होगा, तो उसको
ये सारा सब कुछ करने से क्या किसी का भला हो पा रहा है? नहीं हो रहा जी। रास्ता फिर भी बातचीत से ही निकलता है। और मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, देश के युवा जो देश की सेना में आने के लिए तैयार हैं, वो कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते और ना ही अपनाएंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो एक एजेंडा के तहत हर उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी बदलाव ना आए, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, कृपया करके भड़काने का काम ना करें। आपके मन में कोई बेहतर सुझाव है तो एक लोकतंत्र में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप अपनी बात को आपके प्लेटफॉर्म पर रखें, मीडिया में रखें, या फिर हमें बताएं। सरकार के नाते सरकार खुले मन से हर बात पर विचार करने के लिए तैयार रहती है, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। सर, तो क्या कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि डेमोक्रेसी में जो तरीके हैं अपना विरोध प्रकट करने के, उसके जरिए जैसे किसान बिल के संदर्भ में कई राउंड्स की बातचीत हुई और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि नतीजा नहीं निकल रहा है, उन्होंने कहा कि आंदोलन को हम और तेज करेंगे। उसी तरीके से यहाँ क्या कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो तरीके कारआमद उनके लिए नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये दूसरे तरीकों को अख्तियार करें? देखिए, मैं स्वयं जब विपक्ष में था, सांसद होते हुए भी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते हुए, कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ शायद जितने प्रदर्शन मैंने किए होंगे, संसद घेराव से लेके राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा, कश्मीर, कलकत्ता से कश्मीर तक ले जाने के, लेकिन हमने किसी की ट्रेन नहीं फूकी, कभी बसों को आग नहीं लगाई। आवाज उठाते थे, पानी की बौछार खाते थे, लाठियां खाते थे, लेकिन आगजनी नहीं की। अपनी आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाते थे। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार आपको है, लेकिन सरकारी संपत्ति को आग लगाकर नहीं है, बातचीत के जरिए भी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनके माध्यम से कर सकते हैं, राज्यपाल महोदय के माध्यम से, वहां के स्थानीय मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, या केंद्र के मंत्री जो उनके माध्यम से भी अपने जो भी आपके मन में विचार है आप रख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, लेकिन हिंसा मत कीजिए। आप अपने विचार रखिए, आप क्या बदलाव चाहते हैं। मैंने आपके सामने रखा, मैं अपने हिमाचल में गया, 100 लोग विरोध कर रहे थे, मैंने कहा आप में से कितने लोग बात करेंगे? 5-10 जो भी हैं आ जाइए, बात करते हो। आए, बैठे, बात की, कोई हिंसा नहीं हुई जी। हमने आधा घंटा बैठ के बात की, वो भी संतुष्ट गए, मैं भी संतुष्ट आके फीडबैक देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो प्रयास हमारी ओर से भी होना चाहिए और उनकी ओर से भी होना चाहिए। कई बार जब ये स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, मसलन बेरोजगारी की दर का हवाला देते हुए कहा जाता है कि करोड़ों रोजगार देने की बात कही गई थी, अब 18 महीनों में 10 लाख रोजगार देंगे, ये कहा जा रहा है। और दूसरे जो रोजगार दिए जाने की बात हो रही है, उसमें भी अप्रोच एडहॉकिज्म की दिखाई दे रही है, उसमें भी कोई स्थायित्व वाली बात नहीं की जा रही है। इसका क्या जवाब है सर? देखिए, पहले तो मैं कहूं कि एक जो सोच बदलने का काम किया है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और स्टार्टअप्स का उदाहरण मैंने आपके सामने भी रखा, जिन्होंने ना केवल हजारों करोड़ की वैल्यूएशन या इतना फॉरेन एक्सचेंज से लेके लोकल जो इन्वेस्टमेंट्स उनमें आई है वो तो अलग है, उसके अलावा भी अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखेंगे तो 3,49,00,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे ईपीएफओ के माध्यम से भी हुई है। आपदा के समय भी मोदी सरकार ने निर्णय लिया था कि जिसके 100 से कम कर्मचारी हैं, 15,000 से कम जो सैलरी लेते हैं, उनकी 2 साल तक हम सैलरी देने के लिए तैयार हैं, उनको वापस नौकरी पर रखिए। उसका भी बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अगर रोजगार नहीं मिलते तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैसे बन जाती? आपदा के समय आज भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जहां एक और से स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं पर भारत के मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों के कारण आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी। जीएसटी कलेक्शन जो कभी 1 लाख करोड़ टच नहीं करती थी, पिछले 15 महीने का आंकड़ा उठाकर देखिए, कभी 1,20,000 करोड़, कभी 1,44,000 करोड़, कभी 1,63,000 करोड़, 1 लाख करोड़ लगातार पार किया है। ये दिखाता है कि सही दिशा में कदम भी उठाए हैं और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले हैं। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले जब उन्होंने बैंकों से बगैर घर जमीन गिरवी रखे अपने लिए ऋण लिया। हमने आपदा के समय 5 लाख करोड़ रुपया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी बैंकों से बगैर किसी कोलेट्रल के
देने का काम किया, जो 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल थी। उसका लाभ ये मिला कि आपके यहाँ पर उद्योग धंधे बंद नहीं हुए, बल्कि उनको उस समय हैंड होल्डिंग सरकार ने की। 25% TDS TCS में कटौती की ताकि वर्किंग कैपिटल उनके पास ज़्यादा रहे। इनकम टैक्स रिफंड 1.5 लाख करोड़ रुपया मात्र 2 महीने के अंदर किया ताकि लोगों के पास पैसा जाए और अपना काम धंधा कर पाएं। इन सब से उनके धंधे बंद नहीं हुए, बल्कि एक्सपेंशन का अवसर भी मिला। नई जो बदलाव लाए स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर, कोल एंड माइनिंग से लेकर डिफेंस प्रोडक्शन तक, उसमें नई इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर आप देखिए उसमें भी नई चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत के अंदर हमने किसानों के ऊपर 1 रुपए का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। 1 लाख करोड़ की सब्सिडी पिछले साल मिलती थी, इस साल 2,10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हो गई। आप किसान बिल की बात कर रहे थे, मैं तब भी कहता था कि 2014 के मुकाबले हमने 52% दाम ज्यादा दिए हैं और दुगनी खरीद करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं किया बहुत है, लेकिन अगर कहीं पे वो बताने में कमी हो रही तो हम प्रयास करेंगे कि उसको सुधार और किया जाए। लेकिन काम में कहीं कमी नहीं रखी है, रोजगार में भी उस तरह से कमी नहीं है। लेकिन दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट है। अगर आप ट्रेडिशनल सेक्टर्स को देखेंगे, उसकी बजाय नए सेक्टर्स में बहुत कुछ आया है। फॉर एग्जाम्पल, स्वनिधि योजना आई तो हमने जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आप कहेंगे 10,000 रुपये हमने उसको दिया। अब इस हॉल में बैठे वालों के लिए तो 10,000 रुपये बहुत कम होगा जी, लेकिन रेडी फड़ी पर काम करने वाले के लिए 10,000 का ब्याज चक्री बहुत होता है। जो उसको 10,000 रुपये देता है, उसका 1,000 रुपया वो पहले काट लेता है और फिर हर रोज उसको उसका ब्याज देना पड़ता है। मोदी जी ने बगैर किसी गारंटी के ऐसे लोगों को पैसा भी दिया, 5,000 करोड़ का प्रावधान किया, ब्याज चक्र से मुक्ति दिलाई। डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उसको ब्याज भी मुक्त कर दिया। अब उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया है और तीसरे चरण में उसको बढ़ाकर 50,000 कर देंगे। उसकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी, धंधा बढ़ेगा और कमाई बढ़ने के आसार होंगे। हमने वो सब प्रयास किए जो शायद 60 साल में बाकी सरकार कोई करती रही होगी, वो सरकारों पर निर्भर करती थी। हमने एक और आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया है, तो आम जनमानस को भी सरकारों पर निर्भर रहने की दिशा में कम किया है। ये जो निर्भरता की बात आप सर कर रहे हैं कि आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा निर्भरता से बचना चाहिए। आप लोगों ने जिस तरीके से कोविड के दौरान और उसके बाद अभी तक लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज के जरिए सपोर्ट किया, उनका इलाज कराने में करीब 50 करोड़ लोग ऐसे जिनकी आपने मदद की। जहां ये एक उपलब्धि है, वहीं इसका एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि 2/3 आबादी ऐसी है जिसको सतत सहारे की आवश्यकता है, वो अपने पैरों पर वैसे खड़े नहीं हो पा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कभी उनको उस तरह से रखा ही नहीं गया। वर्षों तक एक नारा चलता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी से शुरू हुआ था, राजीव जी लेकर आए, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, अब आगे पता नहीं कौन कौन लाने वाला है। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीब मिटना शुरू हो गया था। आज दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के कार्यकाल में जो निर्णय लिए गए, गरीबी रेखा से बाहर आने वाले ऐसे करोड़ों भारतीय हैं जो मोदी सरकार की योजनाओं के कारण आए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी की सरकार की है। मैं कह सकता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते हमने खोले, 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर दिए, कार्बन एमिशंस में भी कमी आई और उनको सुविधा भी हुई। मात्र 3% लोगों के पास पेयजल की योजना थी शायद ग्रामीण भारत में, जो बढ़कर अब 17% होगी, 9 करोड़ नए कनेक्शन दिए जी। जो 60 साल में हुआ था, हमने 8 साल में करने का काम किया है। यही नहीं, जो आपने कहा 80 करोड़ लोगों को 1 महीना नहीं 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम आपदा के समय दुनिया के केवल एक देश ने किया है, तो भारत ने किया है। अगर आज से 100 साल पहले की महामारी को देखेंगे तो लोग भूखमरी के कारण ज्यादा मरे थे, महामारी के कारण कम मरे थे। इस बार एक भी मौत आपको ऐसी नहीं नजर आएगी जो कोई भूखमरी के कारण हुई हो। यही नहीं, 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाई, 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया। आज लगभग 100% लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए।
मुझे कई बार बुद्धिजीवियों ने कहा क्या हो गया शौचालय बना कर दिया। मैंने कहा घर का शौचालय जरा एक दिन के लिए बंद करना, पता चलेगा क्या हुआ है। भाई कहना बहुत आसान है, वो गर्भवती महिला के बारे में सोचो, बुजुर्ग महिला के बारे में जिसको कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है खुले में शौच करने के लिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता है 8-10 घंटे का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती थी कि आपकी महिलाओं की हालत खराब क्यों है जी? शौचालय के कारण, लोगों के ऊपर प्रभाव, गंदगी के कारण इतनी मौतें होती थी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसमें भारी गिरावट आई है। बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं जिसके कारण लगते छोटे होंगे, यही बैंक खाता है जिसमें आपदा के समय 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाते थे और उनके खाते में पैसा पहुंच जाता था। 12 करोड़ किसानों के खाते में बटन दबाते 21,000 करोड़ रुपया पहुंच जाता है। यूपीआई भीम ऐप $1 ट्रिलियन का धंधा अगर सन 2022 में वित्तीय वर्ष में हुआ है तो ये मोदी सरकार के कारण हुआ। जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी आज अमेरिका में कहती हैं सीखना है तो भारत से सीखो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। वहां पर सबसे पुरानी इकॉनमी, सबसे बड़ी इकॉनमी चेक काट रहे थे, हम डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से गरीब के खाते में पैसा पहुंचा रहे थे। दैट हैज मेड द डिफरेंस। और 8 वर्ष के बाद मैं कह सकता हूं प्रधान सेवक ने सुशासन के माध्यम से गरीबों का कल्याण किया है। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इसलिए कहे जाते हैं। और इंप्लीमेंटेशन इज द की जी। आप कानून कोई बनाइए, अगर इंप्लीमेंटेशन खराब होगी तो उसका नतीजा 0 होगा। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है, यानी कि पारदर्शिता लाए और सिस्टम को जवाबदेह बनाने का काम किया है। नहीं तो यही सरकार थी, ऐसी सरकार केंद्र की होती थी, भारत ही देश था और उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे 100 रुपया भेजते हैं 15 रुपया पहुंचता है। आज हम सीना ठोक कर कहते हैं 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 ही खाते में पहुंचता है। ये मोदी सरकार के कारण होता है। ये है ईमानदारी और पारदर्शिता। अभी मैं ये भी देख रहा हूं कि अमीर देशों से, अभी कार्बन एमिशन की क्योंकि आपने बात की, ये कहा गया है कि 52% कार्बन एमिशन जो होता है पूरी दुनिया में, सिर्फ 10% देश उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हम यहाँ जो सूखा, बाढ़ ये सब झेलते हैं ये उनकी मेहरबानी से होता है। तो भारत ने इस बार ये कह दिया है कि ये करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए, 7,80,000 करोड़ माफ कीजिए, ये जो खर्च होता है ये अब आप दिया करेंगे, हम ये हर्जाना आपसे लेंगे। देश का नेतृत्व किया हो या दुनिया की मदद करने की बात की हो, और COP21, COP26 में भी जिस तरह से लीड किया, और अब की बार की क्वाड की मीटिंग में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी पर बहुत बड़ा फोकस रहा, क्योंकि उन चारों में से भी सब सीनियर अगर किसी देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में थे तो मोदी जी थे। कॉन्टिन्यूटी भी थी और कहीं ना कहीं काले धन के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और ये जो कार्बन एमिशन से लेकर एनवायरनमेंट के प्रति सजगता के लिए वो भी जो कदम मोदी जी ने उठाए और भारत ने उसको लागू यहां पर किया है। ग्रीन जॉब्स की ओर हम देख रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन यहां पर करने का काम कर रहे हैं। हम दुनिया को भी याद करवाते हैं कि आपके कारण कार्बन एमिशन ज्यादा होती है, आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ज्यादा करना है, आप वो कीजिए। लेकिन भारत उसका इंतजार नहीं करेगा, भारत बदलाव पहले से लाएगा ताकि हमारे देश और दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। तो ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने निभाई भी और दुनिया को सचेत भी किया है कि आपने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं। ये खासतौर से अब ये सॉफ्ट पावर की तरफ आपको इसलिए लेकर आ रहा हूं कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फिल्में और साहित्य समाज का आईना कहे जाते रहे हैं। इस समय वहां भी एक चेंज महसूस किया जा रहा है। उरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, सॉफ्ट पावर के मामले में ये जो चेंज है इसको कितना आप एविडेंट या टेसिट मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कंटेंट इज द की। दर्शक क्या देखना पसंद करता है। अभी वो पेड़ और पेड़ के आसपास रोमांटिक गाने गाना, वो सब कई दशकों तक देखा। हर दशक में एक नई थीम चली, गोल्डन एरा से लेकर रोमांटिक एरा से लेकर आज की एरा तक की बात करें। वास्तविक जीवन के साथ जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी कहानियां लंच बॉक्स, एनएफडीसी ने उसको
स्पॉन्सर किया था, बहुत बड़ी सक्सेस हुई ये पिक्चर। तो थीम हटकर भी देखा जाए तो लोग को रिलेट करते हैं कि अच्छा मेरे से जुड़ा हुआ क्या है, या आम जीवन से जुड़ा हुआ क्या है। इसी तरह से ही हमारे साहित्य जिस तरह से इस देश में पढ़ाया गया जो पिछले 60 वर्षों में, वो बहुत कुछ सत्य से परे भी उसमें से बहुत कुछ था। तो बहुत सारे लोग वापस उसको सिनेमा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है आज के युवाओं को वो करना चाहिए। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद आपदा के समय उसमें एक बहुत बड़ी एक लहर तरह की आई। 28% का ग्रोथ रेट है। भारत आज $24 बिलियन का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। 2030 में ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। इतना बड़ा स्कोप अगले 6 वर्षों में है। अब भारत को ये देखना है कि कंटेंट क्रिएशन में भारत क्या भूमिका निभा सकता है। इंडिया शुड बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। जो सिनेमा एक सॉफ्ट पावर के रूप में रोल अदा कर सकता है, शायद वो कोई और क्षेत्र नहीं कर सकता। इसमें लैंग्वेज भी अब बैरियर नहीं है, वो कहीं गतिरोध पैदा नहीं करता है। आज आप दक्षिण भारत की पिक्चर्स अगर आप देख लें, चाहे पुष्पा हो, आरआरआर हो, केजीएफ हो, वो सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्में बनी। जितना उन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा में नहीं कमाया होगा, उससे ज्यादा उन्होंने बाकी भाषाओं में उसको डबिंग करके सबटाइटल्स के साथ हजारों करोड़ रुपए का धंधा किया है जी। ये दिखाता है कि आपके कंटेंट में दम है। हमारे न्यूज डायरेक्टर और हमारे सीईओ भी इसमें उतने ही उत्साह के साथ इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाई दे रहा था। कंटेंट रियली इज द किंग। और टीवी9 भारतवर्ष क्योंकि तमाम चैनलों में आगे आता हुआ नंबर 1 हुआ है, कंटेंट वाइज एक कमेंट मैं आपका इस पर भी चाहता हूं। अब आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो कि टीवी9 इज द किंग है, ऐसा बुलवाना चाहते हैं? आपने घुमा फिरा कर कहा, जब मैंने कहा कंटेंट इज द किंग, तो आपने बता दिया कि आप रेटिंग्स में नंबर 1 आगे लगातार चल रहे हो, तो मुझे कहना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कुछ दिखा रहे हैं और उसको जनता देख रही है, तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग ही आपके चैनल को देख के आपको नंबर 1 बना रहे हैं। और लोकतंत्र की तो ये ताकत है, और आपको मीडिया अपने आप में एक ताकतवर टूल है। देश क्या देखना चाहता है, अगर आप वो दिखाते हैं तो लोग अपने आप स्विच करते हैं। और मैं इसलिए एक बड़ी गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। शुरू में एक चैनल आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आया नेटफ्लिक्स, लोग उसकी ओर बढ़े। फिर एक और आया, अमेजन प्राइम आया, ZEE5 आया, वूट आ गया, बाकी सब आ गया। क्या लोग एक पर टिके रहे? नहीं। क्या लोग दूसरे पर टिके? नहीं। जब दूसरे पर कुछ अच्छा कंटेंट आया तो बहुत बड़ा नंबर मूव करके उस पर चला गया। सो आपकी न्यूज में कितना दम है, आपकी इंफॉर्मेशन में हो या एंटरटेनमेंट में हो, उसमें कितना दम है, वो लोगों को आकर्षित करेगा आपके प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप ऐसा कुछ दिखा रहे हैं और आप बार बार नंबर 1 बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। दूसरे में एक बात ये भी समझना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के लिए ये कितना टाइट रोप वॉक होता है। एक तरफ कंटेंट, दर्शकों की पसंद का ख्याल कि दर्शकों को क्या चाहिए, जाहिर है उनको उनका ध्यान रखते हुए कंटेंट डिसाइड करना होता है। दूसरी तरफ एज अ गवर्नमेंट आपको ये भी देखना होता है बाकी लिहाज से कि कंटेंट वाइज कितना कैसा क्या समाज के भीतर जाना चाहिए। रेगुलेशन के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूं। ये आपके लिए कितना टाइट रोप वॉक होता है सर? कितना ढील छोड़ी जाए या कितना उसको अपनी तरफ खींचा जाए, ये कैसे तय किया जाता है? ये चैनल्स के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, गाइडलाइंस पहले से ही हैं। मैं ये खास तौर से फिल्मों के संदर्भ में इसलिए बात करना चाहता हूं सर, क्योंकि फिल्मों में एक वर्ग ऐसा है, वो लगातार मौजूदा डिस्पेंसेशन के खिलाफ हमलावर दिखाई देता है। दूसरे वो उन मुद्दों पर भी मुखर होकर अपनी बातें देता है जो सीधे सीधे फिल्म फ्रेटर्निटी से ताल्लुक नहीं रखती, और फिल्म वाले मुद्दों पर तो ये कहता है कि देखिए हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी कई बार नहीं मिलती है। अभी जैसे ब्रिटेन में एक केस हम देख रहे हैं सर, जहाँ पे एक फिल्म रिलीज हुई, उसको लेकर वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये तय किया कि हम लोग फ्रीडम स्पीच के साथ आगे जाएंगे। मैं इस पर आपका नजरिया जानना चाहता हूँ सर, हमारे देश में इस सॉफ्ट पावर को लेकर आप क्या समझते हैं? अगर मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं,
मैंने इसलिए वापस कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका काम फिल्म सर्टिफिकेशन का है। और पिछले 4-5 वर्षों में मेरा अनुभव ये कहता है, और आपने भी अनुभव किया होगा, शायद ही किसी मूवी को वहां पर कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी हो। लगातार उनको बताया कि अगर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने वो की, नहीं तो सबको पास भी किया गया। गतिरोध वाली स्थिति नहीं है, हम किसी को रोकना नहीं चाहते, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जिससे किसी समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, समाज में तनाव पैदा होता है और उसको देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो उसके बारे में उसको सिर्फ बताया जाता है। और फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर उसमें बदलाव करते हैं तो उसको पास कर दिया जाता है, उसमें कहीं रोक नहीं लगती। बहुत आसानी के साथ पिछले 4 वर्षों में हुआ है और हम आगे भी यही प्रयास करेंगे कि वैसा हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सेल्फ सर्टिफिकेशन है, उनको अपने स्तर पे ही करना है। कोई कहीं से शिकायत आती तो उनको बताया जाता है सीधे तौर पर, वो अपने 95-97% तो उनके लेवल पे फर्स्ट स्टेज पे ही क्लियर हो जाती हैं। तो वैसी स्थिति भी कहीं पर नहीं है। बाकी कुछ लोग आलोचक होते हैं, सारी उम्र आलोचक ही रहेंगे। अभी एक बुक रादर आई मोदी गवर्नमेंट के संदर्भ में, मोदी 2.0, जिसमें खास तौर से कोविड के दौर में हिंदुस्तान ने जो किया देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसका जिक्र है। और इसको सिर्फ इस किताब के जरिए नहीं, पूरी दुनिया ने देखा और माना भारत का लोहा कि किस तरीके से पैंडेमिक की इस अभूतपूर्व और अप्रत्याशित स्थितियों में भारत बड़ी कुशलता के साथ इससे निकलकर बाहर आया। आपका अपना अनुभव उस दौर का, क्योंकि वो बड़ा टफ टाइम रहा है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्या हाइलाइट्स हैं जो आप समझते हैं कि पूरे देश के लिए मनोबल बढ़ाने वाला और विश्वगुरु की तरफ ले जाने वाले कदमों में से एक है? पहली बात तो मैं कहूंगा कि शायद ये भारत का सौभाग्य था कि भारत की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। 1 बार नहीं 2 बार चुना, पहले से ज्यादा वोटों के साथ चुना। और मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व हमें दिया है, मैं उस आपदा के समय जो निर्णय लिए गए उसका बहुत करीबी से साक्षी इसलिए हूं कि जो इनिशियल मीटिंग्स का दौर हुआ, मैं उसका हिस्सा होता था। जो पैकेज बनाया गया, आत्मनिर्भर पैकेज, मोदी जी की जो सोच थी, वो बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। कहीं पर भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकंज नहीं होती, ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत चिंतित हैं। बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में, उनको नेता के रूप में देखने का अवसर मिला। इस दबाव में भी नहीं थे कि पूरा खजाना लुटा देना है। उनको ये भी पता था कि पेंडेमिक के बाद क्या स्थिति होने वाली है, किसको मदद देनी है, कितनी मदद देनी है, वो भी पता था। अपने वैज्ञानिकों को कैसे उसमें जोड़ना है, अपनी वैक्सीन कैसे तैयार करवानी, उसको पहले दिन से तय कर दिया, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया। महिलाओं के खाते में पैसा, दिव्यांग के खाते में पैसा, बुजुर्गों के खाते में पैसा डालने के लिए शुरुआत पहले कर दी। अनाज के भंडार देश के लिए खोल दिए गए। यही नहीं, रिफॉर्म्स जितनी 1992 में नहीं आई, उससे ज्यादा आपदा के समय भारत देश लेकर आया। ये मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हो पाया है। आज आप डिफेंस में इन्वेस्टमेंट देखते हो, स्पेस में इन्वेस्टमेंट देखते हो, कोल एंड माइनिंग में इन्वेस्टमेंट देखते हो, अलग अलग सेक्टर्स में बदलाव किए गए। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे उस समय भी मोदी जी ही थे जिन्होंने निर्णय वो लिए। जहां तक कोविड प्रबंधन की बात आती है, शायद ही पिछले 40 वर्षों में कोई ऐसा नेता आया हो जिसके कहने पर देश ताली भी बजाए और थाली भी बजाए और फ्रंट लाइन वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। तो देश के लोगों ने मोदी जी के कहने पर किया है। ये विश्वास नेता में था जी। ताली बजाने थाली बजाने से केवल उनका मनोबल बढ़ाने का काम था, उनके पीछे खड़े होने की बात थी। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी का उपयोग, आरोग्य सेतु ऐप, लोगों ने उसमें भड़काने का काम किया कि आपका डेटा चोरी हो जाएगा। कोविन ऐप, लोगों ने कहा जी आपका डेटा चोरी हो जाएगा। आज भी दुनिया भर के देश मैन्युअली सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं कि आपको वैक्सीन लग गई है। मोदी जी ने पहले सोच लिया था और आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल गया और दुनिया भर में आपने ट्रेवल करना शुरू कर दिया। सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की ही थी। एक वैक्सीन के बाद दूसरी सेकंड डोज लगवाने का काम शुरू कर दिया। दुनिया के छोटे छोटे देश भी आज तक दूसरी वैक्सीन नहीं लगा पाए। हमने 130 करोड़ की आबादी ने कर दिया है। कितनी स्पष्ट सोच उनकी होगी
और इम्प्लीमेंटेशन, जो लागू करने की ताकत उनमें है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग जो करते हैं, इसलिए कोविड प्रबंधन पर दुनिया भर के देशों ने कहा, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारें लिखती थी कि भारत में तो करोड़ों लोग मरेंगे, और मैं तो उनकी अखबारें निकाल कर दिखाता हूं जी, कि बड़े बड़े देशों में आज भी लाशें 6-6 महीने से पड़ी हुई, साल से पड़ी हैं, उनको दफनाया नहीं गया, ऐसी हालत वहां पर थी। लेकिन हिंदुस्तान में कोविड प्रबंधन आज दुनिया भर के लिए उदाहरण के रूप में बना है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्यों की सरकारों ने भी शानदार काम उसमें किया है। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस मसरूफ शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन क्योंकि आज हमने एक बड़ी डिस्टर्ब करने वाली खबर भी देखी, टीवी 9 भारतवर्ष ने वो रिपोर्ट किया बिहार से, जहां पर ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं अग्निवीर के संदर्भ में, वहां पर ये देखने को मिला कि छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को हाथ में झंडे लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनको भेज रहे हैं, जिनको मालूम भी नहीं कि किस बात का विरोध करना है। वो उन्होंने बोला हम पप्पू भैया के लिए झंडा लेकर आ गए हैं, वो कहे हमको पैसा देते हैं, हम यहाँ आ गए हैं। इस तरीके के लोग जो देश में गड़बड़ियां, आप क्या एक बार फिर से यूथ से अपील करेंगे, क्योंकि अब भी कई जगहों पर अशांति की स्थितियां हैं। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक बार फिर से आप अपील करें, और खासतौर से बरगलाने में लोग ना आए, आपका कहाँ असर करेगा? देखिए, अनुच्छेद 370-35 से जब हटा, उसके बाद भ्रम फैलाने का प्रयास किया। सीए को जब पास किया गया, तो उसके बाद देश के अलग अलग कोनों में, राजधानी और अलग अलग कोनों में उस समय भी इसी तरह का विवाद और भ्रम और भय की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया, शांति को भंग करने का प्रयास किया गया। आज भी ये वही ताकतें हैं जो देश में, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग समाज के ऐसे हैं जो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, भय और भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये लगातार एक के बाद इनको बार बार, ये वही लोग हैं जो देश में ऐसी स्थिति खड़ी करते हैं। मैं देशवासियों से, विशेष तौर पर युवाओं से अपील करता हूं, आप इनके झूठ और बहकावे में ना आए। भय और भ्रम की स्थिति राजनीतिक दल और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए ना खड़ी करें। आप युवा हैं, कृपया करके भारत सरकार के द्वारा चैनल्स के माध्यम से या सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी जा रही, कृपया करके उसको पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये अग्निवीर देश की सेवा के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए रखे जाएंगे। आप इसके साथ जुड़िए और भारत को और सुरक्षित कीजिए, भारत को आगे बढ़ाइए। तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा जब आज का युवा और जागरूक होगा और भारत के विकास में अपना पूरा योगदान करके दिखाएगा। बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और आप सबकी तालियां बताएंगी कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा।